दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने पीएससी अड्डा चैनल पर। दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी को और ये हम जो है मुख्य रूप से एमपीपीएससी मेंस के आंसर राइटिंग को ध्यान में रखकर जो है पूरी सीरीज लेकर चल रहे हैं, ताकि आपके पास कंटेंट के साथ जो है फैक्ट भी अवश्य आपके पास उपलब्ध हो। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम पढ़ रहे हैं जो स्थलाकृति से संबंधित, यानी कि भारत के जो भूभाग हैं उनको भौगोलिक रूप से जितने भी क्षेत्रों में बांटा गया है उनको हम ये कवर कर रहे हैं। और ये उनसे संबंधित लास्ट वीडियो है, यानी कि जो स्थलाकृतियां हैं भारत की, जैसे कि जो फर्स्ट वीडियो था पर्वतीय जो क्षेत्र है भारत का, फिर उसके बाद विशाल मैदान और फिर उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, और आज के वीडियो में हम भारत के तटीय मैदान और भारत के द्वीप समूह के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो भारत के तटीय मैदान और द्वीप समूह को आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जिसमें आपको जानने को मिलेगा कि भारत के कौन कौन से तटीय मैदान हैं और इनका कौन सा क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, और जो भारत के द्वीप समूह हैं जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, तो इन दोनों को भी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो होगा दोस्तों उसमें हम अब आगे की ओर बढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, जिसमें आपको भारत के जल स्रोत से संबंधित, यानी कि जैसे झीलें, नदियां, भूमिगत जल, इनसे संबंधित जो है आपको मेरे वीडियो अवेलेबल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। और हम सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो भारत के तटीय मैदान का इलाका है वो आप पहले मैप में जरूर देख लें। ठीक है, तो यहां पर आपको दिखेगा कि ये जो भारत का तटीय मैदान है आखिर कहां से कहां तक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये स्टार्ट होता है, ये गुजरात का एरिया है, और तटीय इलाका किसे बोलते हैं, जो समुद्र के बिल्कुल टच करता है। ठीक है, तो ये यहाँ से जैसे समुद्र से टच करता है, तो यहाँ से ये तटीय इलाका स्टार्ट होता है भारत का बाउंड्री का, और यहाँ से शुरू होकर जो है ये इस प्रकार से पूरे प्रायद्वीपीय भारत को कवर करता हुआ यहाँ जो है एंड होता है। ठीक है, तो लगभग ये पश्चिम बंगाल की बाउंड्रीज को टच करता है। और यहाँ पर दोस्तों इस तटीय मैदान को अलग अलग जो है क्षेत्रों में बांटा गया है, जैसे कि दो भाग तो इस प्रकार हो जाते हैं कि पूर्वी तटीय मैदान, ये वाला पूरा इलाका, और इससे बोला जाता है पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, तो ये दो प्रकारों में इसको डिवाइड किया गया है भारत के तटीय मैदान को। अब यहाँ पर क्या होता है कि दोस्तों पश्चिमी तटीय मैदान को भी अलग अलग जो है नामों से क्षेत्रों के वाइज इनको जाना जाता है। इसी प्रकार से पूर्वी इलाके में भी, जैसे कि आपको यहाँ पर मिलेगा काठियावाड़ का तटीय मैदान। ठीक है, तो ये काठियावाड़ का तटीय जो मैदान है ये इतने क्षेत्र को बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको लगभग गुजरात पूरा और महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र जो है यहाँ पर मिलेगा। फिर इसके बाद जो है जो कोंकण तट है ये यहाँ पर स्टार्ट होता है महाराष्ट्र में, और कर्नाटक के जो गोवा तक जो है वहां तक जाता है। फिर आगे जो है कोंकण तट के बाद स्टार्ट होता है मालाबार तट, जो आपको यहाँ से लगाकर जो है पूरे केरल जो कन्याकुमारी है यहाँ के इलाके तक जो है ये पूरा तट आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है क्षेत्रों को ये नाम दिए गए हैं तटीय इलाकों को, तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। इसको हम थ्योरी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि ये क्षेत्र जो है कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उत्कट जो है तटीय मैदान, जो ओडिशा का तट है, यहाँ से लगाकर जो है ये पूरा इतना विस्तृत है। फिर यहाँ पर आगे मिलेगा आपको आंध्र तटीय मैदान, ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक है, और इन दोनों को मिलाकर जो है पूरा जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है उत्तरी सरकार मैदान। ठीक है, तो ये चीज आपको मैपिंग के थ्रू क्लियर हो जानी चाहिए कि कौन सा इलाके को कौन सा तटीय मैदान बोला जाता है, और इतना जो है इसका एरिया है भौगोलिक रूप से। फिर नीचे आपको मिलेगा यहाँ पर ये है कोरोमंडल तटीय मैदान, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे कि मालाबार तट किसको बोलते हैं, फिर कोरोमंडल तट किस साइड है। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा बंगाल की खाड़ी की साइड कोरोमंडल तट, और मालाबार तट जो है वो अरब सागर की तरफ जो है मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी लोकेशन अब आप अपने दिमाग में क्लियर रख लीजिए। अब हम चलते हैं दोस्तों थ्योरी के ऊपर। ठीक है, तो हम यहाँ पर जानेंगे कि भारत के जो तटीय मैदान है जिनको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तो हम पश्चिम मैदान के बारे में देखते हैं कि पश्चिमी तटीय मैदान क्या है। तो ये पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में आर्द्र तथा संकरा है, यानी कि पतला रास्ता है, और यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सी जो है नमी जरूर मिलेगी। सबसे पश्चिमी भाग का जो रण है कच्छ कहलाता है, तो कच्छ का रण जो है गुजरात है, और गुजरात के नॉर्थ में आपको मिलेगा। जो उत्तरी गुजरात के 21,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ठीक है, तो कच्छ का जो रण है वो पश्चिमी भाग है किसका, पश्चिमी तटीय मैदान का। तो यहां से जो है पूरा पश्चिमी तटीय मैदान स्टार्ट हो जाता है।
यह क्षेत्र जो है समुद्र जो है आच्छादन के लिए खुला हुआ है, यानी कि समुद्र की जो गतिविधियां हैं वो उनके लिए ये पूर्ण रूप से खुला हुआ है, तथा गहरे रंग की जो है गाद एवं नमक की परतों से ये बना हुआ है। दमन से गोवा तक का जो तटीय मार्ग है वो कोंकण तट कहलाता है। ठीक है, जो दमन का इलाका है वहां से लगाकर जो है गोवा तक का जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं, तो कोंकण तट बोला जाता है, जो सामान्यतः सपाट है तथा बेसाल चट्टानों से ये बना हुआ है। कर्नाटक तट जो है वो गोवा से लगाकर केन्नौर तक जो है 525 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। तो ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है कि दमन से गोवा तक का जो तटीय मैदान है वो कौन सा क्या कहलाता है, तो कोंकण तट कहलाता है। और कर्नाटक जो तट है वो कहां से कहां तक है, तो गोवा से लगाकर केन्नौर तक। इस पट्टी में गोवा के निकट एगुंडा तथा मर्मगांवा जो है अंतरीपों के मध्य कई महत्वपूर्ण ज्वार नदों जो मुखों का निर्माण हुआ है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि जो पूर्व में नदी बहती है हमारे भारत की नदियां वो डेल्टा बनाती हैं, और पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली जो है भारत की नदियां वो एस्चुरी बनाती हैं, जिसे ज्वार नद बोला जाता है। ठीक है, आगे है कि केन्नौर से कन्याकुमारी तक 500 किलोमीटर लंबा केरल तट विस्तृत है, और इस भाग में लेगून अथवा पश्चिनल यानी कि कयाल जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक चीज तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि केन्नौर से कन्याकुमारी तक जो फैला हुआ भाग है तटीय मैदान उसको क्या बोलते हैं, तो केरल तट यानी कि मालाबार तट जो है इसको बोला जाता है। और इस भाग में आपको मिलेगी लेगून झीलें, जिसे जो है कयाल भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कि जो मालाबार तटीय इलाका है या फिर केरल में जो है लेगून झीलों को क्या बोला जाता है, तो कयाल बोला जाता है। और लेगून झीलें क्या होती दोस्तों, जो समुद्र के जल द्वारा जो है बनाई गई जो है झीलें होती हैं उन्हें हम लेगून झीलें बोलते हैं, क्योंकि उनकी आकृति इस प्रकार होती है दोस्तों कि वहां पर जैसे कि समुद्र का जो एरिया होता है वहां पर क्या होता है कि भूभाग के इलाके में अगर समुद्र का जल भर जाता है और फिर वहां पर जो है उसकी जो बाउंड्री है झील की वो लॉक हो जाती है, तो वो एक झील का रूप ले लेती है, इसलिए उसे लेगून बोला जाता है। जैसे कि अष्टमुडी झील और वेम्बनाड झील जो है इसका उदाहरण है। तो ये दोनों झीलें आपको केरल में मिल जाएगी, और इनकी जब आप आकृति देखेंगे दोनों झीलों की तो वो इस प्रकार होगी कि जो थोड़ा सा जो है जो जल भरा होगा उसमें जो है बाउंड्री लॉक्ड मिलेगी। ठीक है, तो वो मुख्य रूप से जो दोस्तों समुद्र का जल होता है जिसकी वजह से ये लेगून झीलों का निर्माण होता है। फिर आगे दोस्तों की पूर्वी तटीय मैदान। अब इसके बारे में क्या है कि ये मैदान जो है पश्चिमी तटीय मैदानों की अपेक्षा अधिक चौड़े हैं। तो जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो ज्यादा चौड़ा है। यहाँ जो है मुख्य नदियों के सुविकसित डेल्टा पाए जाते हैं। तो इस एरिया में जो नदियां बनाती हैं वो क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। और उत्तर का दक्षिण पश्चिमी मानसून क्षेत्र तथा दक्षिण का जो उत्तर पूर्वी मानसून क्षेत्र का जलवायविक संक्रमण पूर्वी मैदान के दो विभिन्न चरणों के जलोढ़ लक्षणों की आश्चर्यजनक विभिन्नताओं को ये जन्म देता है। ये जो तटीय मैदान है कोरोमंडल तट कहलाते हैं, और तथा सीधी खड़ी पहाड़ियों व कगारों की अनियमित रेखा द्वारा जो जलोढ़ों एक मोटी परत द्वारा आवृत हैं, घिरे हैं। और ये रेखा जो है विशिष्ट महानदी गोदावरी, कावेरी और कृष्णा के डेल्टाई शंकुओं में पाई जाती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों हम। तो पूर्वी जो तटीय मैदान की इसकी सबसे दक्षिणी पट्टी जो है क्या कहलाती है, तो तमिलनाडु मैदान कहलाती है, और इसे कोरोमंडल तट भी कहते हैं, जो 675 किलोमीटर लंबी है। और मध्य पट्टी को आंध्र प्रदेश मैदान कहते हैं, जो आंध्र तट जो है आपने देखा भी, जो पुलिकट से लगाकर बहरामपुर तक फैली हुई है। जो मध्य पट्टी है आंध्र प्रदेश मैदान की उसको कहां से कहां तक है, तो पुलिकट से लगाकर बहरामपुर तक। इस क्षेत्र में उपजाऊ कृष्णा गोदावरी का डेल्टा तथा कोलेरू झील जो है स्थित हैं। और उत्तर के उत्कल मैदान में, ठीक है, उत्तर के जो उत्कल मैदान है 400 किलोमीटर लंबा, इसमें आपको महानदी डेल्टा और चिल्का झील जो है मौजूद मिलेगी। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इस तटीय मैदान का आखिर महत्व क्या है। भारत के परिप्रेक्ष्य में जब हम इसका महत्व देखें तो पर्याप्त प्राकृतिक पोताश्रयों के अभाव के बावजूद, पोताश्रय यानी कि जो बंदरगाह होते हैं दोस्तों, उनके नेचुरल रूप से जो बने हुए बंदरगाह, उनके अभाव के बावजूद जो है ये तटीय मैदान प्राचीन काल से ही व्यापार वाणिज्य के केंद्र रहे हैं। तो जैसा कि इतिहास में यहाँ जैसे जो तटीय इलाके थे भारत के, उनसे कभी पूर्व में जो है जैसे कि ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह था वो हमारे पश्चिम बंगाल में था, उसी प्रकार से जो है हमारे पश्चिम में जो गुजरात था उसमें
मिलेगा आपको भरूच बंदरगाह, जिससे जो है पश्चिम की ओर व्यापार होता था और ताम्रलिप्ति बंदरगाह से जो है पूर्व की ओर व्यापार होता था। तो इसी प्रकार से जो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जो तटीय मैदान होते थे वो प्राचीन काल में काफी जो है व्यापार वाणिज्य का केंद्र रहे हैं, और इन मैदानों में जो लगभग आपको बड़े 12 तो बड़े जो है और अनेक जो है छोटे बंदरगाह स्थित हैं। तो अभी जो है यहाँ पर काफी बंदरगाह आपको देखने को मिलेंगे तटीय इलाके में, जो क्या करते हैं अन्य देशों से व्यापार करने में हमें जो है मदद करते हैं। ये मैदान कृषि की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है, और कृष्णा गोदावरी डेल्टा ने चावल के उत्पादन में हरित क्रांति का नेतृत्व किया है। तो ये भी होता है कि दोस्तों जो कृष्णा और गोदावरी डेल्टा का जो एरिया है वो चावल का कटोरा भी कहलाता है। तो इस इलाके में कृष्णा और गोदावरी के बीच के मध्य एरिया में जो है चावल का ज्यादा उत्पादन होता है, इसलिए इसे बोला जाता है। और इसने हरित क्रांति का नेतृत्व किया है कि क्योंकि यहाँ पर जो है ज्यादा चावल का उत्पादन होता है, तो जो भारत की खाद्य सुरक्षा का यहाँ पर जो है इंतजाम इसके माध्यम से हो सकता है। पश्चिमी तटीय मैदानों में विशिष्ट प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फिर है कि दोस्तों तटीय मैदान मत्स्यन के महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं, यानी कि मछली पालन के लिए ये बहुत उपयोगी होते हैं तथा निर्यात के माध्यम से बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। तो जो अधिकतर दोस्तों मछलियों का पालन किया जाता है वो इन्हीं इलाकों में किया जाता है। इनसे जो है हमें क्या होता है, मछलियों के निर्यात से जो है विदेशी मुद्रा भी अर्जित होती है। अपने आर्थिक महत्व तथा सुगम संचार की सुविधाओं के कारण तटीय मैदानों ने सघन मानवीय अधिवास को आकर्षित किया, यानी कि यहाँ पर जो है इकोनॉमिक रूप से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर जो है क्या हुआ है कि मानव बस्तियां भी बस गई हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं कि भारत के द्वीप समूह के ऊपर। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भारत के द्वीप समूह कौन कौन से हैं। सबसे पहले बेसिक्स की पश्चिम में अरब सागर में तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अनेक द्वीप स्थित हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के द्वीप अरब सागर के द्वीपों से अपेक्षाकृत बड़े हैं। वस्तुतः इसका कारण अरब सागर के द्वीपों का मूंगे के निक्षेपों से निर्माण होना तथा बंगाल की खाड़ी के द्वीपों का समुद्री पर्वतों के पानी से बाहर निकले शिखरों से निर्माण होना है। ठीक है, तो एक चीज तो दोस्तों यहाँ पर यह है कि पश्चिम में आपको मिलेगा भारत के यहाँ पर अरब सागर और पूर्व में मिलेगा आपको बंगाल की खाड़ी। अब दोनों में ही जो है द्वीप तो अवस्थित है, परंतु जो बंगाल की खाड़ी में द्वीप है वहां पर ज्यादा आपको द्वीप मिलेंगे भारत के, जबकि अरब सागर में है जो द्वीप वो कम मात्रा में है। और बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप है वो अरब सागर के द्वीपों से ज्यादा बहुत बड़े हैं। ठीक है, तो जो उनका एरिया है वो ज्यादा बड़ा है बंगाल की खाड़ी में। जैसे कि आप देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो उसका काफी क्षेत्र है, जबकि लक्षद्वीप के जो द्वीप हैं वो काफी छोटे छोटे हैं। अब इनका जो कारण है वो क्या है कि दोस्तों यहाँ पर ज्यादा द्वीप हैं जबकि यहाँ पर जो कम है, और जबकि यहाँ पर बड़े हैं। अरब सागर में तो कम है जबकि बंगाल खाड़ी में जो द्वीप हैं वो बड़े हैं। तो इनका जो कारण है वो क्या है, यहाँ पर ये चीज नोटिस कीजिए कि अरब सागर के द्वीपों का मूंगे को जो निक्षेप है उनसे निर्माण होना। तो जो अरब सागर के द्वीप हैं जस्ट लाइक लक्षद्वीप, तो इसका जो निर्माण है वो है मूंगे के निक्षेप से। यानी कि ये मूंगा क्या होता है दोस्तों, एक जीव होता है जो अपने मरने के बाद एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं एक के ऊपर, जिनकी वजह से क्या होता है द्वीपों का निर्माण होता है, जिसे हम प्रवाल द्वीप भी बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, मूंगे के मृत प्राय होने से वो एक जगह जमने से क्या हो जाता है, किसी द्वीप का निर्माण हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रवाल द्वीप। ठीक है, तो जैसे कि जो लक्षद्वीप है वो एक प्रवाल द्वीप है, और यहाँ जो अरब सागर का इलाका है इसमें आपको ये जो द्वीप है प्रवाल द्वीप ये ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। तथा बंगाल की खाड़ी के द्वीपों का समुद्री पर्वतों के पानी से बाहर निकले शिखरों से निर्माण होना है। तो जो बंगाल के द्वीप हैं दोस्तों, जैसे कि अंडमान निकोबार के द्वीप, तो इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो जो समुद्र में पर्वत बने हैं वो क्या होते हैं कि पर्वत के जो शिखर होते हैं वो बाहर आ जाते हैं पानी से, इसलिए जो है उनके ऊपर जो है हम उन्हें द्वीप कह देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बात आप नोटिस कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं आपको मैप में दिखा दूं पहले कि ये जो है हमारे ग्रेट इंडिया का साउथ पार्ट है। ठीक है, तो ये आपको दिखेगा यहाँ पर हमारे प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा दक्षिण में, और यहाँ पर आपको मिलेगा बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये दिख रहा है आपको बंगाल की खाड़ी, इस साइड जो है पश्चिम में ये है पूरा अरब सागर। तो यहाँ पर आपको मिलेगा बंगाल की खाड़ी के एरिया में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये पूरा ऐसे फैला हुआ है, और यहाँ पर आपको पश्चिम में अरब सागर में मिलेगा ये लक्षद्वीप समूह। ठीक है, तो ये दोनों की अवस्थिति आप क्लियर कर लीजिए। अब हम चलते हैं वापस से
तो यहाँ पर जो है तट के निकटवर्ती द्वीप अधिकांश गंगा के डेल्टा में पाए जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि बहुत सारे द्वीपों के नाम आप यहाँ पर देखेंगे। हुगली के निकट सागर द्वीप, ठीक है, तो हुगली के निकट कौन सा द्वीप है? सागर द्वीप है, जो 24 किलोमीटर लंबा है। महानदी जो है ब्राह्मणी के डेल्टा में मिलेगा आपको शॉर्ट द्वीप। उसके बाद नदी के मुहाने पर जो है विलर द्वीप अवस्थित है। तो जो महानदी का ये मुहाना है, जहां पर महानदी गिरती है, वहां पर जो है आपको मिलेगा विलर द्वीप। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारी, क्योंकि ये सामरिक दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, जो मिसाइलों के परीक्षण है वो भी होते हैं, क्योंकि अत्यधिक जो मिसाइलों का परीक्षण है वो इन्हीं विलर द्वीप से होता है। और विलर द्वीप का अभी नाम चेंज कर दिया गया है, अब्दुल कलाम इसे द्वीप बोला जाता है। चिल्का द्वीप, जो चिल्का झील है, इसके उत्तर पश्चिम में स्थित भांसरा मांडला एक चट्टानी द्वीप है। और मन्नार की खाड़ी के निकट भी क्रोकोडाइल अंडा कोटा नामक जो है चट्टानी द्वीप पाए जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा जो आपको देखने को मिलेगा कि हम जो आपको डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं वो काफी कम कोचिंग्स आपको उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो क्या है कि ज्यादा से ज्यादा जो आपके पास कंटेंट हो, ताकि आपको लिखने में भी आसानी हो और आपके पास जो ज्ञान है उसमें भी वृद्धि हो। ऐसा नहीं कि हम जो है बिल्कुल सिलेक्टेड आपको पढ़ाएं या फिर हम जो रटा रटाया ज्ञान है वो ही आपको जो है दें। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि जो मेरी क्लास चल रही है इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो तो या तो बोरियत फील करते हैं या फिर उन्हें डायरेक्ट फैक्ट पसंद होते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर भी हम यही प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपको ज्ञान भी उपलब्ध हो और क्लास में आपको एंजॉय भी होता रहे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि पश्चिमी तट पर भटकल के निकट आपको मिलेगा पिजन द्वीप, हरनोई के निकट आपको मिलेगा जंजीरा और मुंबई के निकट मिलेंगे आपको हेजरे, केनरे, बुचर, एलिफेंटा एवं अरनाला आदि द्वीप। ठीक है, तो ये अगर द्वीप आप सिर्फ थोड़े से लोकल रूप से भी याद कर लेंगे तो भी चलेगा, इसमें ज्यादा आप परेशान नहीं हुई कि अगर मान लीजिए आप पहली बार इनका नाम सुन रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर जो चीज होती है वो जिंदगी में पहली बार होती है, इसलिए आप सिर्फ इनको बार बार रीड जरूर कीजिएगा। आपको जो मैं पीडीएफ उपलब्ध करा रहा हूँ उसका इसी प्रकार से उपयोग कीजिए कि आप जो नए डेटा मिल रहे हैं वो आप अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि आपके जो क्वेश्चन है ना तो वो आउट ऑफ हो। और अगर मान लीजिए कोई आपसे बेसिक क्वेश्चन भी कर ले कि विलर द्वीप कहाँ है, तो वो फिर आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम आगे आते हैं दोस्तों कि काठियावाड़ जो तट है, मैंने आपको बताया ये कहाँ का इलाका है, गुजरात में। इसमें घोघा के पास पीरम तथा दक्षिण की ओर आपको मिलेगा भैंसला द्वीप स्थित है। नर्मदा व ताप्ती के जो चौड़े मुहानों के निकट जो है खड़िया बेट द्वीप मिलेगा, अलिया बेट द्वीप जैसे छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। खंबात की खाड़ी के निकट द्वीप तथा कच्छ की खाड़ी में वेद, नोरा, पिरटान, कारंभर आदि द्वीप स्थित हैं। ठीक है, तो ये सभी द्वीप की जो है हमने अभी चर्चा कर ली है, जो मुख्य रूप से नाम सुने जा सकते हैं। आगे हैं दोस्तों कि ये हैं थोड़ा सा डेटा वाली कंटेंट चीज कि भारत के जो सीमा क्षेत्र के भीतर कुल 247 द्वीप हैं। ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपको भारत की फर्स्ट क्लास में बताया था। 247 द्वीप है हमारे भारत में, और जिनमें से 204 तो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है तथा जो शेष बचे हुए द्वीप हैं वो अरब सागर और मन्नार की खाड़ी जो भारत श्रीलंका के मध्य का हिस्सा है वहां पर आपको मिल जाएंगे। संरचना की दृष्टि से खाड़ी के द्वीप जो है सागरी द्वीपों से भिन्न है। ठीक है, अरब सागरी जो द्वीप हैं वो प्रवाल निर्मित है, जैसा मैंने आपको बता दिया कि जो अरब सागर के द्वीप हैं वो प्रवाल निर्मित है, मूंगे के जमने की वजह से बनते हैं। जबकि बंगाली खाड़ी के द्वीप जो है वो टर्शियर पर्वतीकरण है, यानी कि जो टर्शरी कल्प था जिसमें हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, उसी दौरान जो है पर्वतों के निर्माण के समय जो ये द्वीप है ये बने थे बंगाल की खाड़ी में। कुल द्वीपों को 2 श्रेणियों में रखा गया है, निकटवर्ती द्वीप और यहाँ पर सुदूरवर्ती द्वीप। ठीक है, तो हमारे भारत में 2 प्रकारों से इन द्वीपों को बोला जाता है, जैसे कि निकटवर्ती द्वीप जो भारत की जो तट रेखा है वहां से 1 से 5 किलोमीटर दूर अवस्थित हैं तो उनको निकटवर्ती द्वीप बोला जाता है, और अगर 5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर हैं तो उसे बोला जाता है सुदूरवर्ती द्वीप। ठीक है, तो 2 रूपों में हमने बांट दिया है भारत के द्वीपों को। अब हम मुख्य यहाँ पर आज की क्लास में चलते हैं दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले आपको मैप में पहले थोड़ा सा क्लियर कर दूं अंडमान निकोबार द्वीप की स्थिति। अंडमान निकोबार द्वीप की स्थिति जानने से पहले आपको लोकेशंस क्लियर होना चाहिए, जैसे कि बंगाल की जो खाड़ी है उसमें आपको मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ये पूरा जो एरिया है वो एक तो बना है दोस्तों, जैसा कि मैंने बता दिया कि ये जो है पूरे जो बने हुए द्वीप हैं ये किसका भाग है, तो महासागरों में जो बड़े बड़े पर्वत होते हैं उनके ही ये शिखर हैं। अब यहाँ पर मुख्य क्या है,
तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो भी कई द्वीपों को मिलाकर जो है बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पर मिलेगा आपको ये नॉर्थ अंडमान है, फिर ये है मिडिल अंडमान। तो ये अलग अलग द्वीप हैं जो एक साथ बनकर पूरा अंडमान द्वीप समूह को हमने बोला है। ठीक है, तो नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और लोअर अंडमान। तो जो अंडमान आइसलैंड है ये भी 3 आइलैंड में बटा हुआ है। नॉर्थ अंडमान यानी कि उत्तरी अंडमान, फिर मिडिल अंडमान यानी मध्य अंडमान और लोअर अंडमान यानी कि लघु अंडमान। ठीक है, तो ये चीज आप क्लियर कर लीजिए कि अंडमान जो आइसलैंड है या अंडमान द्वीप है वो भी 3 द्वीपों से मिलकर बना है। और जो पोर्ट ब्लेयर राजधानी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की वो कहां पर अवस्थित है, तो वो है लोअर अंडमान पर। ठीक है, इसके बाद मिलेगा आपको अंडमान आइसलैंड के दक्षिण में लिटिल अंडमान यानी कि छोटा अंडमान। ठीक है, तो ये सभी जो है इसके पार्ट है। अब यहाँ पर आपको नीचे दक्षिण में मिलेगा निकोबार आइसलैंड यानी कि निकोबार द्वीप। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग आइसलैंड है, अंडमान भी अलग है, निकोबार भी अलग है, परंतु हम टोटल जो है पूरे को मिलाकर जो है पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और एक चीज आपने सुनी है कि जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो ये जो पूरा 10 डिग्री चैनल यहाँ से गुजरती है और अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो अंडमान आइसलैंड आपने देख लिया। अब हम निकोबार आइसलैंड की बात करें तो जो निकोबार आइसलैंड है वो भी अलग अलग द्वीपों से मिलकर बना है। जैसे कि यहाँ पर मिलेगा ऊपर में उत्तरी में कार निकोबार, उसमें आपको मिलेगा नीचे ये ग्रेट निकोबार, सबसे दक्षिण में है ग्रेट निकोबार, फिर उसके नॉर्थ में आपको मिलेगा ये है लिटिल निकोबार। ठीक है, तो इस प्रकार जो है अलग अलग निकोबार से मिलकर निकोबार आइसलैंड है और पूरे टोटल को मिलाकर जो क्षेत्र है वो अंडमान निकोबार आइसलैंड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपकी कुछ क्लियरिटी आपको मिली होगी। अब हम चलते हैं फैक्ट के ऊपर कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये द्वीप समूह एक संकरी श्रृंखला के रूप में उत्तर से दक्षिण दिशा में फैले हैं। इनकी जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहां से कहां तक है, तो 6 डिग्री 89 मिनट से 13 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य ये स्थित है। और द्वीप समूह जो है इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 8249 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। इस द्वीप समूह का उत्तरी जो छोर है वो मुख्य भूमि से 901 किलोमीटर दूर है। तो भारत की जो भूमि है उससे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कितनी दूरी पर है, तो 901 किलोमीटर है। जबकि दक्षिणी छोर जो है इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है वहां से इसकी सिर्फ मात्र है 146 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। अंडमान निकोबार जो है 2 मुख्य समूह से बना है। अंडमान के उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अंडमान 3 द्वीप समूह है, जैसा मैंने आपको मैप में दिखा दिया है, जो निकोबार से 121 किलोमीटर चौड़े 10 डिग्री चैनल द्वारा पृथक किया जाता है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। निकोबार समूह में 19 द्वीप आपको मिलेंगे, जिनमें ग्रेट निकोबार जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों कि जो ग्रेट निकोबार है वो तो सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और इसके बारे में जानकारी कि ये जो द्वीप समूह है वो टर्शरी सामुद्रिक वलित पर्वतों के समुद्र में उभरे हुए भाग हैं। द्वीप समूह की ये श्रृंखला वास्तव में म्यांमार की अराइकाइनोमा जो है श्रृंखला का विस्तार है, जो आगे चलकर सुमात्रा द्वीप से जुड़ जाती हैं। अब दोस्तों क्या है कि हिमालय की जो एक श्रृंखला आती है जो म्यांमार के लगभग सीमाई इलाके से बनती हुई दिखती है आपको, उससे बोला जाता है अराइकाइनोमा श्रृंखला। ठीक है, तो इसी के जो है आपको यहाँ पर ये पूरा विस्तृत है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और जो आगे चलकर सुमात्रा द्वीप से जुड़ जाती है। द्वीप समूह की निम्न पहाड़ियों की सबसे प्रमुख चोटियां हैं सैडल पीक, ये आपको उत्तरी अंडमान में मिलेगी सैडल पीक, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, तथा माउंट थूलियर ये आपको मिलेगी ग्रेट निकोबार में। ये द्वीप समूह जो है टर्शरी युग के बालू का पत्थर, चूना पत्थर, शेल चट्टानों से बने हैं, और नदियों की संख्या जो है यहाँ पर बहुत है, किंतु ये जो है अत्यंत छोटी नदियां हैं तथा शीघ्र ही संकरी खाड़ियों में लुप्त हो जाती हैं। अंडमान में स्वच्छ जल की बारहमासी धाराएं अत्यंत कम है। पहाड़ियों से गिरने वाली ये जो धाराएं हैं गहरी बारहमासी तथा नौ चालन योग्य हैं, किंतु द्वीप प्रवाल भित्तियों द्वारा आवृत है ना। तो जो द्वीप हैं वो प्रवाल भित्तियों से बने हुए हैं, घिरे हुए हैं। और पोर्ट ब्लेयर के उत्तर में स्थित जो है बैरन और नारकुंडम द्वीप जो है ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुख्य पॉइंट है दोस्तों ये कि भारत में सिर्फ 2 ही ज्वालामुखी हैं, एक तो है बैरन जिसे जो सक्रिय ज्वालामुखी है, और एक है नारकुंडम ज्वालामुखी। नारकुंडम ज्वालामुखी जो है वो सुषुप्तावस्था में रहता है, परंतु जो बैरन ज्वालामुखी है वो हमारे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यहाँ पर आप मैप में भी देख लीजिए दोस्तों इन दोनों ज्वालामुखी को, कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उस पर ये बसे हुए हैं। तो जो यहाँ पर मिलेगा आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये है बैरन आइसलैंड,
ठीक है। तो यहाँ पर जो बेरन आइलैंड है, यहाँ पर बेरन ज्वालामुखी मिलेगा और ना इसी के नॉर्थ में आपको मिलेगा नारकोंडम ज्वालामुखी। तो ये दोनों दोस्तों आपको मिलेंगे बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे नॉर्थ वाले एरियाज में, ठीक है। तो ये इसके अलग अलग जो है द्वीप है दोस्तों, जो आपको यहाँ पर ज्वालामुखी मिल जाएंगे। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके आगे कि द्वीप समूह जो है कुल क्षेत्रफल का 86.4% भाग सघन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यहाँ पर मिलेंगे। कच्छ वनस्पतियों यहाँ जो है ये बसे हुए हैं और निकोबार की जो जलवायविक जो है परिस्थितियां रबड़ की खेती के लिए उपयुक्त हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो खेती की जा सकती है वो रबड़ की जा सकती है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट द्वीप की देखें तो दोस्तों लक्षद्वीप, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, इसलिए इनको अलग से हम कवर करते हैं। लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल द्वीपों का एक समूह है, यानी कि जो अलग अलग जो प्रवाल द्वीप हैं उनको मिलाकर हम जो है यहाँ पर लक्षद्वीप को बोलते हैं, जिसमें 12 प्रवाल द्वीप और 3 प्रवाल भित्ति और 5 जलमग्न बालू के तट शामिल हैं। 1973 में लक्का द्वीप, मिनिकॉय तथा अमिनी द्वीप को मिलाकर लक्षद्वीप जो है नाम दिया गया। यह एक जिला जो संघीय राज क्षेत्र यानी कि जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं वो जो है बना दिया गया इन तीनों को मिलाकर, जिसका क्षेत्रफल जो है 32 वर्ग किलोमीटर है और यह द्वीप जो है केरल तट से 220 से 440 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये समस्त द्वीप जो है अव्यवस्थित रूप से समुद्र में फैले हुए हैं और लक्षद्वीप शब्द का अर्थ है 1 लाख द्वीपों का समूह। लक्ष्य का आशय है एक चिन्ह अथवा उद्देश्य का चिन्ह भी हो सकता है। यह द्वीप अफ्रीका तथा भारत के दक्षिण पश्चिमी मालाबार तट के बीच प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध व्यावसायिक मार्ग के रूप में चिन्हित है। आगे हैं दोस्तों कि इन द्वीप समूह का निर्माण वायु के कारण तटीय बालू के रूप में परिवर्तित प्रवाल बालू तथा तरंगों और धाराओं की गतिविधियों द्वारा हुआ है। लक्षद्वीप के प्रवाल द्वीप अन्य प्रवाल द्वीपों की भांति 2 महत्वपूर्ण खनिजों निक्षेपों फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट से परिपूर्ण है। संपूर्ण द्वीप समूह पर फास्फेट निक्षेप पक्षियों अथवा जल मुर्गों के उत्सर्जन द्वारा निर्मित हुए हैं। लेगुनों जो प्रवाल वलय से घिरी हुई समुद्र तटीय झील होती हैं, लेगुन में बड़ी मात्रा में लगभग शुद्ध रूप में कैल्शियम कार्बोनेट जो है पाई जाती है, ठीक है। फिर हैं दोस्तों आगे की लक्षद्वीप जो है भारत के वृहद भूभाग वाले संग्रह क्षेत्रों में से एक है। भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से लक्षद्वीप का महत्व है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको लक्षद्वीप की थोड़ी सी लोकेशंस क्लियर कर दूं दोस्तों मैप में। जो लक्षद्वीप आइसलैंड है वो विभिन्न प्रवाल भित्ति जो आइलैंड है उनसे मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर आपको ये जितने भी आइलैंड दिखेंगे छोटे छोटे, जैसे कि बित्र, फिर यहाँ पर आपको मिलेगी ये हमारे लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती, और फिर यहाँ पर जो है आपको मिनिकॉय मिलेगा। तो ये जो भी आइलैंड आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये सभी प्रवाल भित्ति द्वीप हैं और इनसे मिलाकर जो है हम इसको पूरा लक्षद्वीप समूह बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो हम बात कर रहे हैं वो लक्षद्वीप समूह की महत्व की बात कर रहे हैं कि आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका क्या योगदान है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो है महत्व तो है इकोनॉमी रूप में, लेकिन सामरिक महत्व का होने के कारण इसकी सुरक्षा भी आवश्यक है, क्योंकि जो सामरिक महत्व होता है यानी कि सुरक्षा का प्रश्न, तो ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर लक्षद्वीप के संदर्भ में। यहाँ कोई भी क्षेत्र वनस्पतियों या सब्जियों आदि के लिए चिन्हित क्षेत्र नहीं है। इसका कारण यहाँ अधिक मात्रा में पाई जाने वाली रंध्र युक्त यानी कि जो छेद वाली मिट्टी होती है वो है, इसलिए यहाँ पर वनस्पतियां और सब्जियां नहीं होती है। यहाँ की जो महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसल है यानी कि व्यापारिक जो फसल है वो कौन सी है, तो नारियल है, जो पीटी द्वीप को छोड़कर प्रायः सभी द्वीपों पर पाए जाते हैं। लक्षद्वीप के जो नारियल में विश्व में सबसे अधिक मात्रा में तेल पाया जाता है, 72% जो है इन नारियलों में तेल होता है लक्षद्वीप के। और लेगुनों के नीतल में समुद्री घास काफी अधिक होती हैं, जिनमें थेलासिया, हेम्प्रिचिया एवं केमोडोसिया आइसोटिफोलिया सर्वाधिक सामान्य हैं, जिन्हें समुद्री कछुओं एवं सूस द्वारा खाया जाता है। मैग्रोवन मिनिकॉय द्वीप के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। यहाँ की प्रवाल भित्तियों में प्रायः वनस्पतियों की अधिकता है, जहाँ मछलियों की लगभग प्रजातियां पाई जाती हैं। टूना जो है यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक मछली है, ठीक है, टूना। और मत्स्य जो उद्योग यहाँ के लोगों के आय का मुख्य जरिया है। ज्यादातर जो है यहाँ पर मछली पालन किया जाता है। और राष्ट्रीय सामुद्रिक तकनीकी संस्थान जो है NIOT द्वारा लक्षद्वीप के चारों द्वीप और जो है 12 द्वीप समूह में 500 से 1200 मीटर की गहराई पर 28 मत्स्य एकत्रण उपकरण जो है कि का सफलतापूर्वक जो है डिजाइन यहाँ पर जो है किया गया, विकास जो है किया गया है। लक्षद्वीप में समुद्री मत्स्य पालन तथा समुद्री भोजन प्राप्त करने की अपार संभावनाएं विद्यमान है। और मिनिकॉय, अगाटी, सुहेली, बिन्ना द्वीप जो है टूना मछली के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण द्वीप है। तो ये सभी द्वीप आप मैप में देख लेंगे।
फिर आगे हैं दोस्तों पंबन द्वीप। तो चट्टानी सतह वाला जो पंबन द्वीप है वो भारत श्रीलंका के मध्य है स्थित है और यह जो है तमिलनाडु के रामनाड जिले में प्रायद्वीपीय सतह का एक विस्तार है। तो पंबन द्वीप तो ये भी फेमस है दोस्तों क्योंकि वहां पर जो राम सेतु बना हुआ है पुल, जिसे आदम ब्रिज भी बोला जाता है, तो ये जो पंबन द्वीप से ही वो स्टार्ट होता है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे धार्मिक मान्यताओं के अकॉर्डिंग भी। अब हम आगे आते हैं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य जो है भौगोलिक और स्थलाकृतिक अंतर क्या है। आखिर इन दोनों द्वीप समूह में क्या डिफरेंस है उनको हम देख लेते हैं स्थल रूप में। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो वलित पर्वत के पनडुब्बी क्षेत्र का हिस्सा है जो समुद्र से बाहर निकले हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर जो द्वीप है वो कठोर चट्टान के बने हैं और द्वीपों की जो स्थलाकृति है वो पर्वतीय मुबड़ खाबड़ है। कुछ पर्वत शिखर बेहद ऊंचाई वाले हैं और इन द्वीपों का तटीय क्षेत्र सामान्यतः ढलुआ है, लेकिन चूना पत्थर और सिलिका पत्थर की जो चट्टानों के कुछ भाग सीधे तौर पर समुद्र में हैं और तटों की सीमा रेखा बेहद चौड़ी है। यहाँ पर जो धाराएं हैं वो छोटी हैं और उनमें मृदुल बहाव है। फिर लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप समूह के जो द्वीप प्रवालों के बने हैं और यहाँ तथा समुद्र से महज 5 मीटर से भी कम ऊंचे हैं, इनकी ऊंचाई कम है। यहाँ की स्थलाकृति जो है 1-2 पहाड़ी या फिर धाराओं को छोड़कर समतल है। संकुचित लेगुन द्वीप के जो है पवन भिमुखी दिशा में है, यानी कि पवन के मुख्य दिशा में है ये लेगुन द्वीप, और जबकि पूर्वी जो है समुद्री किनारे पर ढाल बेहद तीव्र है। द्वीप की ऊपरी भूपटपट्टी प्रवाल बालू की बनी है और तथा इनके नीचे की परत जो है वो कायांतरित चट्टानों की है। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भू राजनीतिक महत्व क्या है। जो ये अंडमान निकोबार आइसलैंड है दोस्तों, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, इसलिए ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि हिंद महासागर की कोई औपचारिक सीमा नहीं है। इसमें प्रवेश के बिंदु हालांकि अच्छी प्रकार विकेंद्रित हैं। अंडमान निकोबार द्वीप एक ऐसा ही बिंदु है। हिंदू महासागर का सुदूर प्रवेश मार्ग इंडोनेशिया के जल क्षेत्र से होकर जाता है। संकीर्ण जो मलक्का जल संधि है सुमात्रा और मलेशिया के बीच अवस्थित है, जो प्रशांत महासागर की हिंद महासागर से जोड़ती हैं, अंडमान निकोबार से होकर गुजरती हैं और 20वीं शताब्दी के मध्य तक हिंद महासागर वाणिज्यिक एवं सांस्कृतिक सम्मेलन का मुख्य द्वार था, लेकिन अब इसने भू राजनीतिक महत्व भी हासिल कर लिया है। हिंद महासागर में नेतृत्व की आकांक्षा हेतु अंडमान निकोबार द्वीप की जो है रणनीतिक अवस्थिति विशेष भू राजनीतिक महत्व की हो गई है। तो ये आपको एक उपसंहार के रूप में या महत्व के रूप में भी यहाँ पर आपको काम देगा। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में भारत के जल स्रोत संबंधी जो है चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे वीडियो का एंड होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा है वो मुझे कमेंट करके लाइक करके जरूर बताएं, ताकि जो मेरी वीडियो की क्वालिटी है वो भी मैं इम्प्रूव कर सकूं। तो दोस्तों आप अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको ये पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद और शुभ रात्रि।